क्लासरूम में मुझे कई आईएएस, आईपीएस और फॉरेन सर्विस के आने वाले चेहरे दिख रहे हैं। और इसके लिए मैं सोचता हूं कि आपके माता पिता जिन्होंने आपको यहाँ भेजा है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सोचा कि भाई दिल्ली भेजो उनको बच्चों को, और जिससे भारतीय लेवल की परीक्षाओं के अंदर इनका सिलेक्शन हो। मैं हिंदी में बोलता हूं तो ठीक है ना, अंग्रेजी बोल। बीच बीच में कुछ शब्द अंग्रेजी के भी होंगे, वो यदि आप सभी जानते हैं इतना तो, और नहीं जानते हैं तो उनको लिखिए और जानने की कोशिश भी करिए, क्योंकि इन भारतीय लेवल की परीक्षाओं में बाद में इंग्लिश में बहुत काम करना पड़ता है आपको, है ना। आपको इंग्लिश भी यहाँ पर थोड़ी बहुत इम्प्रूव, हर रोज एक दो नया शब्द आपको सीखना है। मैं आज आंतरिक सुरक्षा पे भी तो बोलूंगा ही, आप कैसे सफल हो वो भी बीच बीच में आपको कुछ टिप्स दूंगा। मैंने अभी आपको यहाँ आने के पहले आप लोगों के बारे में कुछ पता लगाया कि आप किस परिप्रेक्ष्य से आते हैं, कौन से स्टेट्स के हैं, कौन सी क्लास में पढ़ चुके हैं या परीक्षा पास कर चुके हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए कुछ टिप्स भी दूंगा मैं आपको कि जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आपके माँ बाप का सपना और आपका खुद का सपना आप पूरा करें, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक आपको जुनून बना लेना है कि मुझे आईएएस बनना ही है। ठीक है, अपने नाम के आगे आईएएस लिखना भी शुरू कर दीजिए, आईएएस या आईपीएस जो भी बनना। और मैं ये बताऊं आपको, आप शांत रहेंगे तो ठीक रहेगा। सबसे पहले बात, अच्छी तरह से सुनना जरूर है ना आपको। तो पहली बात तो हर रोज अंग्रेजी का एक नया शब्द सीखिए, हिंदी के भी नए शब्द सीखिए। अपनी वोकेबलरी बढ़ाना बहुत जरूरी है कि कोई आदमी कैसे एक्सप्रेस करता है। आपको फाइनली पहले प्रीलिम्स देनी है परीक्षा, आपको मालूम ही है, फिर मेन एग्जामिनेशन होता है और फिर इंटरव्यू होता है। होना ये चाहिए कि तीनों की तैयारी एक साथ चलती है। और मैं जनरली आप लोगों के बैकग्राउंड से निकला हुआ व्यक्ति हूं। मेरे माता पिता कोई बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं थे। मुझे कहने में गर्व हो रहा है कि मेरे पिताजी एक मजदूर थे, और मुझे इंडियन पुलिस सर्विस में आने के कारण से वो मौका मिला है जो हिंदुस्तान के एक अंबानी के बच्चे को भी नहीं मिल सकता, वो मिला है। ना केवल स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, पर भारत के लेवल पे। भारत एक बहुत बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है जिस पे अपन गर्व कर सकते। तो उस लेवल पे पहुंचने का जो मिला मुझे मौका, उसकी भी एक छोटी सी कहानी बताना जरूरी है। आजकल तो सब लोगों का आपको मालूम है कि आईएएस की परीक्षा होती है, आईपीएस की परीक्षा होती है। मैंने जब तक एमएससी कर ली थी, एमएससी कब कर ली थी, 54 साल पहले, आपके शायद पिताजी भी पैदा नहीं हुए थे। एक दिन कुछ बच्चे वहां, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, बड़ी जानी मानी कॉलेज है हिंदुस्तान की, अंग्रेजों ने ही बनाई थी उसको। कुछ 4 बच्चे बात कर रहे थे। मैंने कहा भी क्या बात कर रहे हो, एमएससी कर ली थी हमने। नहीं, तो तेरे काम की बात नहीं है। मैंने कहा भी मेरे काम की बात नहीं, ऐसी क्या बात, ये आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं हम, क्योंकि वो सब बड़े पैसे वालों के बच्चे थे। तो फिर मुझे पता लग गया, और तो लबालब ये है कि फॉर्म मैंने भी भरा, उन 4 बच्चों का तो नहीं हुआ पर मेरा हो गया। यूनिवर्सिटी में टॉपर था मैं अपने साल का, तो होना ही था। और मेरे माता पिता को तो मालूम ही नहीं है क्या पढ़ रहा था, पर जुनून जरूर था। एक मिनट भी, हमारे समय में हमारे टीचर भी एक समय, जैसे मैंने आज सुबह बता रहा था, वो भी बहुत सिंसियर थे। वो भी एक क्लास मिस नहीं करते थे, और हम भी एक क्लास भी मिस नहीं करते, और एक एक मिनट का उपयोग करते। और जैसे ये अभी मैं नोट्स लेके आया हूँ, ये नोट्स मेरे करीब 60 साल से इस तरह से बनाता हूँ। मैं बिना पढ़े भी आपको 2 क्या 10 घंटे बोल सकता हूँ, परंतु एक सिस्टमेटिक तरीके से
व्यवस्थित तरीके से तैयारी अभी भी करता हूँ कि आज सुबह उठ करके 4 बजे उठ करके बनाएं कि मुझे बच्चों से बात करनी है, वो इस तरह से करनी है कि वो काम आए, आपकी परीक्षा के अंदर काम ना आए। पहली बात तो आप भी इस तरह से नोट्स बनाएं। कहीं भी जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, नोट्स साथ में रखिए, उसको रिवाइज करते रहिए। फालतू के कई लोग ऊपर देखते रहते हैं, कोई यहाँ पे भित्ति में चित्रकारी नहीं है जिसको देखा जाए, तो देखते रहिए। बल्कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अभी तक किसी को नहीं, मैं टॉयलेट में भी जाता तो साथ भी ये लेके चला जाता था, उसमें भी पढ़ता रहता। नंबर ज़्यादा आने ही थे, है ना। और जब कोई इन परीक्षाओं में सफल हो जाता है तो मैं ये बताता हूँ आपको कि न आपकी जिंदगी बेहतर होती है, गर्व होता है 3 पीढ़ियों, समाज को भी। पहली पीढ़ी तो खुद ही आप जो है, आपके माता पिता को भी गर्व होता है, मेरा बेटा या मेरी बेटी ये बन गया। आपके बच्चे जो होंगे उनको भी गर्व होगा कि मेरे पिताजी। तो 3 पीढ़ियां गर्व करती है, एक का सिलेक्शन। जिंदगी बदल जाती है यदि आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से पढ़ें। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि जो मैं बता रहा हूं उनके ऊपर यदि आपको ठीक लगे तो वैसे करिए, उसके बाद ये नोट्स बनाना तो शुरू करिए, ठीक है। क्योंकि आज जो यदि मैं बता रहा हूं आपको, यदि आप नहीं लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये नहीं कह रहा हूं कि सारे पॉइंट्स लिखिए, 2-4 पॉइंट्स तो 5 पॉइंट्स तो लिख के रखिए। मेरे पॉइंट्स 50 साल पहले के भी कोई डायरी में लिखा हो, अभी के भी वैसे। और यदि आपने नहीं लिखे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, केवल 2 घंटे बाद आपको बात पता ही नहीं रहेगा। उन्होंने भाषण तो बहुत बढ़िया दिया था, पर पता नहीं क्या, जैसे बाबा जी के भाषण सुनने जाते हैं ना ज्यादातर लोग, बोले तो बहुत बढ़िया थे पर पता नहीं क्या बोले, तो एक दिन बाद सब भूल जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स जरूर लिखिए आप, क्योंकि आपको परीक्षा देनी है, रिवाइज करना है उसको, ठीक है ना। बुलेट पॉइंट्स जिसे बोलते हैं, बुलेट पॉइंट्स। और पेन भी 2 तरह के रखिए, आपको दिख रहा है, लाल शाही का भी है और ब्लू भी है, पीछे वालों को भी दिख रहा है, बात समझ में आ रही है। तो पहला पॉइंट है नोट्स बनाने, परंतु आज का मुझे जो विषय दिया गया है आंतरिक सुरक्षा, ये आपका सब्जेक्ट है, इस सिलेबस का पेपर नंबर 3 का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये कई कारणों से महत्वपूर्ण है, परीक्षा का आपके एक पेपर का भाग है, ये तो पहली पॉइंट है। दूसरा, इंटरव्यू के दौरान करीब 30 से 40% सवाल इसी के बारे में होने हैं। इंटरव्यू में इसका परसेंटेज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शनल पेपर है। मान लीजिए किसी का हिंदी है या कोई कन्नड़ी का है, जो भी अलग अलग पेपर है, उसमें से एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। देश की आंतरिक सुरक्षा कैसी है उसके बारे में सवाल अवश्य होंगे, जैसे मणिपुर में अभी क्या हो रहा है ना, उसके बारे में, कश्मीर में क्या हो रहा है, नक्सलवाद एरिया में क्या हो रहा है। तो इसकी इंपॉर्टेंस वो जो इंटरव्यू के दौरान और भी डबल हो जाती, कई गुना बढ़ जाती है। और तीसरा, इससे भी महत्वपूर्ण है, आप जब सफल होंगे, आप आईएएस बनेंगे या आईपीएस बनेंगे, तो एक्चुअली आप यही तो कार्य करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी का 100% कार्य यही होगा। तो ये सब्जेक्ट आपके 8 पेपरों का कुछ एक भाग, छोटा सा भाग है, परंतु आप सफल होने के बाद में पूरा कार्य केवल भारत की आंतरिक सुरक्षा को ही करने का होगा। आज मैं आपको एक ओवरऑल हिंदुस्तान की आंतरिक सुरक्षा कैसी है, देश की आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय कैसी थी और आज कैसी है, आज क्या चुनौतियां हैं, और उसको किस तरह से टैकल कर रही है भारत सरकार या राज्य की सरकारें, उसकी एक बारी एक रूपरेखा दे रहा हूं मैं आपको। फिर समय मिलेगा तो मैं फिर आऊंगा आपको, और पर्टिकुलर टॉपिक को भी मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। परंतु सबसे पहले देश आजाद हुआ, आपको मालूम ही है, 1947 के अंदर। उस समय की आंतरिक सुरक्षा कैसी थी उसके बारे में बताना थोड़ा सा जरूरी है। देश 1947 के पहले भी, बल्कि 1946 के अंदर आंतरिक जो स्थिति थी भारत की, बहुत दंगे हो रहे थे, आपको मालूम होगा। 1946 के अंदर बहुत दंगे हुए थे कलकत्ता के अंदर, और उसी के कारण से भारत का विभाजन होना तय हो गया था। ये क्यों होता है? अपना एक ये परिवार है,
परिवार में जब दो भाई लड़ने लग जाते हैं तो क्या होता है? विवाद। ये ध्यान रखिए, परिवार में और राष्ट्र में ज्यादा फर्क नहीं है। परिवार में 5 सदस्य होते हैं और राष्ट्र में 50 करोड़ या 140 करोड़ अभी होते हैं। परंतु परिवार जैसे व्यवहार करता है वैसे के वैसे ही राष्ट्र व्यवहार करता है। जब परिवार में दो भाई झगड़ने लग जाते हैं तो अलग हो जाते हैं, ये सोच के कि अलग रह करके कम से कम वो अपना अपना घर चलाएं। इस कारण से उस समय के नेताओं ने सोचा कि खून खराबा इतना ज्यादा हो गया था, खुद महात्मा गांधी ने कहा शायद ये अलग होने से ये शांतिपूर्वक रहेंगे और अपनी प्रगति करेंगे। 1947 के अंदर देश आजाद हुआ, पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना। उस समय 1947 में क्योंकि मुस्लिम्स पाकिस्तान जा रहे थे यहाँ से, उत्तर प्रदेश से विशेष करके, और उधर से पंजाब से पश्चिम जो उनका पंजाब था उधर से पंजाब के लोग इधर आए। कहने का मतलब जो एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन हुआ, माइग्रेशन जिसे बोलते हैं, 1.5 करोड़ लोगों का पलायन इधर से उधर हुआ। और उस समय मनुष्य पागल हो चुका था, एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके के कारण से, शायद आपको नहीं मालूम है, ऑफिशियल फिगर है वो ये है कि 2 लाख लोग मारे गए। ये नंबर लिख लीजिए आप, 2 लाख लोग 1947 के अंदर जो पलायन के दौरान मारे गए, ये ऑफिशियल फिगर है कि कैसी थी परिस्थिति उस समय। और अनऑफिशियल फिगर्स यदि लें तो ये संख्या एक किताब के अनुसार 20 लाख लोग, जो फ्रीडम एट मिडनाइट किताब है, यदि किसी को मौका मिले तो पढ़ना उसको, फ्रीडम एट मिडनाइट। उसमें ये फिगर दिया गया है 20 लाख लोगों, एक बहुत बड़ा फिगर है। ये कम्युनल फ्रेंजी या जिसे कहते हैं कि सांप्रदायिक दंगों की चरम सीमा, ये अभी भी कोई प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। ये भी एक आंतरिक सुरक्षा की बड़ी चुनौती है इस समय। तो ये तो देश उस समय कैसा था 1947 के अंदर। आपको मालूम होगा कि हैदराबाद, जो अभी तेलंगाना स्टेट कहलाता है, उस समय भी ये तेलंगाना का जो भाग था, देश आज़ाद होने के बाद में जो वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, उन्होंने कहा ये आज़ादी झूठी है। उन्होंने कहा ये आज़ादी है ही नहीं, ये आज़ादी जब तक गरीब लोगों के पास में सत्ता नहीं आएगी, और कम्युनिस्ट गरीबों की बात करते हैं, आपको मालूम होगा। तो उन्होंने कहा कि आज़ादी जो मिली है ये तो काले गोरे लोग चले गए, काले लोगों के पास में आ गई। अपन काले कहलाते हैं, सभी काले हैं, ब्लैक और ब्लैक। तो उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए जब तक आज़ादी नहीं आएगी, उनके हाथ में सत्ता नहीं आएगी, उनके हाथ में पावर नहीं आएगी, तक नहीं। तो सबसे पहला एजुटेशन जो खूनी संघर्ष शुरू हुआ वो था तेलंगाना के अंदर, जो बाद में नक्सलवाद के रूप में 1967 में आया। पर 1946 से लेकर के 50 तक तेलंगाना कम्युनिस्ट मूवमेंट भी बड़ा खूनी संघर्ष था। तो सोचिए आंतरिक सुरक्षा उस समय बड़ी खराब, और हालांकि बाह्य सुरक्षा की बात है, केवल 1.5 महीने के अंदर देश के अंदर देश पर आक्रमण हो, कश्मीर के अंदर 22 अक्टूबर, 15 अगस्त को ये, और 22 अक्टूबर को, 1.5 ही महीना है करीब। उसमें भी कई कबायली लोग आए थे, उन्होंने भी जम्मू एरिया के अंदर आकर के बड़ा आतंक मचाया। तो सोचिए कैसी हालत थी। और एक और भी कुछ बताने लायक है कि उस समय देश एक भूखा देश था, फीवर हैंड टू माउथ। केवल 30-35 लाख करोड़ लोग थे, 35 करोड़ लोगों के खाने के लिए पैसा नहीं, अन्न नहीं था। अभी हम 140 करोड़ हो गए, शायद खाने को तो सबको दे मिल ही जाता है, और मोदी जी कह रहे हैं मैं 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहा हूँ, तो वो भी है, उसको ध्यान में रखिए। कुछ ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने वाली बात। देखिए देश पे आक्रमण हो गया, देश बट गया, 1.5 करोड़ लोग इधर से उधर गए, शरणार्थी हो गए, और तेलंगाना में एजिटेशन चल रहा है। 1947 के अंदर ही हालत कितनी गंभीर थी, और उस समय कोई हमारे पास केवल पुलिस की संख्या केवल 2.5 लाख, और आज है वो 35 लाख। तो आंतरिक सुरक्षा की प्रॉब्लम बहुत गंभीर थी उस समय, पर अभी भी कोई कम नहीं हुई है, क्योंकि ये संख्या जो बढ़ी है, मैं बताऊंगा क्या क्या फोर्सेस नई बनी है
उनके बारे में बताएं, वो भी आपके सिलेबस का भाग है। तो पहले तो ये बताना जरूरी है कि इंटरनल सिक्योरिटी भारत की कैसी थी उस समय। अब मैं इस पे आऊंगा कि इंटरनल सिक्योरिटी मायने क्यों रखती है। हर देश प्रगति करना चाहता है, हर देश के लोग अपना जो पोटेंशियल है, जो बनना चाहते हैं, करना, अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, आप आईएएस आईपीएस में आना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि शांति हो। जो सोचिए यदि मुखर्जी नगर में दंगे हो रहे हैं, ये क्लास होती क्या? बिल्कुल नहीं होती। इसी तरह से यदि पूरे देश में दंगे हो रहे हो तो कोई भी काम हो सकता है, सब चीजें बंद हो जाएगी। तो पहली सबसे जरूरी चीज है किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए शांति और सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा किसी भी सरकार की, या पहले जो राजा होते थे, पहली जिम्मेदारी, फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी सुरक्षा प्रदान करना है अपने नागरिकों। फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द स्टेट इज प्रोवाइड इंटरनल सिक्योरिटी। पीस, बिना पीस के प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। ये कुछ पॉइंट ध्यान रखिए। नो प्रोग्रेस विदाउट पीस। तो पीस स्टेट की पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बाद सब कुछ। आप कुछ बिजनेस भी नहीं कर सकते, होटलें बंद हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट है कि पीस करना। और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि घर जैसे टूटते हैं जहां अशांति होती है, देश भी वही टूटते हैं जहां अंदर की आंतरिक कला होता है। आपने यूएसएसआर का नाम सुना होगा। यूएसएसआर 1990 में टूट गया, 15 देश उसमें से निकल गए। उस पर किसी ने युद्ध नहीं किया था, आंतरिक कलह के कारण से देश टूट गया। और हमारा देश भी तो आंतरिक कलह से ही टूटा 1947 में। पाकिस्तान फिर आंतरिक कलह से टूट गया, बांग्लादेश बना। युगोस्लाविया टूट करके उससे तो 5-6 देश निकले। और आंतरिक कलह सोचिए, अपने देश के अंदर ही आंध्र प्रदेश एक था, उसमें से तेलंगाना अलग और आंध्रा अलग हो गया। तो आंतरिक सुरक्षा बहुत अहम बात है। ये तो हुई इसकी भूमिका का। आंतरिक सुरक्षा एक राजा का या स्टेट का पहला कर्तव्य। बिना उसके प्रोग्रेस नहीं हो सकती, बिना उसके प्रगति नहीं हो सकती, कोई भी अपना कार्य नहीं कर सकता। मेरी फोटो है 26/11 का नाम सुना है आपको, जो बंबई में था। 26/11 के दिन आई थिंक ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी उस दिन पूरे हिंदुस्तान की इस समस्या को डील करने की, होम सेक्रेटरी पाकिस्तान गए हुए थे और मैं सेकंड सीनियर मोस्ट ऑफिसर था होम मिनिस्ट्री के अंदर। तो ये समय की है मुंबई के अटैक के ऊपर पूरे दुनिया के टीवी चैनल्स, अभी भी आप गूगल करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसके अंदर पूरा वीडियो भी मिलेंगे। बी टैकल, वो अलग से एक उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आगे कैसे बढ़ाएंगे इस पे। ये ऐसा है कि यदि नॉलेज के द्वारा ही आप अपने दुश्मन को या अपनी चैलेंजेस को डील कर सकते हैं। यदि नॉलेज नहीं है तो आप हर जगह फेल होंगे। परंतु अभी मैं ये अपने दिमाग पे ताले लगा के नहीं रखने चाहिए, हमेशा खुले रखो दिमाग। कई लोग ताले लगा लेते हैं, कोई बात सुन ली बस वही सही है। थोड़ा दिमाग खुला रखो। आजकल के लोग ज्यादातर व्हाट्सएपियन हो गए हैं। अपन होमोसेपियन थे, उसकी जगह व्हाट्सएपियन। अपने को व्हाट्सएपियन नहीं होना है, अपने को पढ़ना है, किताबें पढ़नी है, लोगों को सुनिए जो फील्ड को जानते हो, विषय को जानते हो। क्या है आपको, क्या दिख रहा है उधर, क्या दिख रहा है? ये सही है या ये सही है? अरे एक की बात सुनिए, मैंने यही बताना है कि कभी भी ये मत सोचो कि मैं ही सही हूं। दूसरे की बात सुनो आप। समाज के अंदर आज झगड़ा हो रहे हैं, इस तरह की द्वेष है, हम ही सही है। ये चीजें जनरल बातें हैं, परंतु नेशनल सिटी, राष्ट्र क्या है? राष्ट्र जानते हैं आप? राष्ट्र क्या होता है? क्या होता है तो बता सकते हैं? हुँ? ये कह रहे हैं आपका नाम क्या है? ऐसा है, मैं बड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट जो है उनको जानना बहुत जरूरी है कि राष्ट्र क्या है। किसी से पूछे राष्ट्र तो आप राज्य की डेफिनेशन देते हैं। राज्य और राष्ट्र, राष्ट्र क्या होता है? एक
मनुष्यों का समूह होता है जिनकी एक सोच है कि हमें ये अचीव करना है, हमें ये प्राप्त करना है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की जनता को एक पर्टिकुलर एम के लिए सबको एक कर दिया। वो क्या एम था? कि देश को आजाद कराना। जब आजाद कराने का एक एम सारे हिंदुस्तान के लोगों में हो गया तो वो एक राष्ट्र बन गया। तो राष्ट्र वो होता है मनुष्यों का एक ग्रुप जो कई चीजों से जुड़ करके बन सकता है, कई कारणों से जुड़ सकता है। कई जगह धर्म से राष्ट्र बनता है, जैसे पाकिस्तान में बना। कई जगह भाषा के आधार पर बनता है, जैसे जर्मन है, जर्मन बोलने वाले वो जर्मन राष्ट्र कहलाते हैं। फ्रेंच है, इंग्लिश है, ये राष्ट्र। हमारे देश के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो सबको जोड़ सकती है? पहले आजादी के समय में, आजादी की बात में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सबको जोड़ दिया। सबने कहा हमें आजादी चाहिए, आजादी, आजादी, आजादी। परंतु अब कौन सी चीज है जो हम सबको जोड़े रख सकते? क्या जी? भाषा? कोई एक बोले, आप में से कोई बोलिए, क्या चीज एक रख सकती है भारत में? कोई एक नहीं बोल रहे, क्या बोला? राष्ट्र के प्रति प्रेम तो होना ही है, सबको होना चाहिए। और कुछ है? सहभागिता। देखिए क्या क्या चीजें जोड़ सकती है वो मैं बताता हूँ। धर्म जोड़ सकता है, भाषा जोड़ सकती है, कल्चर जोड़ सकती है। पर हमारे देश की तो भाषाएं बहुत, हमारे देश में तो सभी धर्म है। हमारे देश के अंदर कल्चर्स भी अलग अलग हैं। हमारे देश में रेसेस भी अलग हैं। आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट के लोग ही अलग दिखते हैं, साउथ इंडिया के अलग दिखते हैं, आप लोग अलग ही दिख रहे हैं। तो हर एक का अलग अलग है। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा डिटेल समय नहीं है। मैं ये कहूँगा जो सबको कुछ और कुछ देता है और बहुत कुछ देता है, और वही कुछ देता है वो है भारत का संविधान। संविधान में आपने देखा होगा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, और 51A आर्टिकल अवश्य पढ़िए। ये सबको एक अच्छा इंसान भी बनाता है और अच्छा देता भी है। तो ये चीज है ऐसी जो सारे हिंदुस्तानों को जोड़ती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जोड़ती है। धर्म से भी ज्यादा जोड़ती है। एक धर्म रखेंगे तो सारे धर्म वाले के हमारा क्या हो? तो संविधान के प्रति में पूरी आस्था, इसमें जस्टिस, सबको न्याय की बात करता है, सबको लिबर्टी की बात करता है, सबको इक्वलिटी की बात करता है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। वो शब्द ऐसे हैं, बल्कि संविधान भी मैं इनको डिस्कस करूंगा सेपरेटली। तो राष्ट्र क्या है जो आपको जोड़ता है एक पर्टिकुलर, कई चीजें हैं इसमें। क्या क्या चीजों से जुड़ सकता है राष्ट्र? ना लैंग्वेज से जुड़ सकता है भारत, ना एक कल्चर से जुड़ सकता है, ना एक रिलीजन से जुड़ सकता है, ना अपना इतिहास भी अलग अलग है। राजस्थान का इतिहास अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, बिहार का अलग है। फिर फाइनली मैं इसी पे आ रहा हूँ कि जो जोड़ता है वो है कि अपना राष्ट्र, अपना संविधान जोड़ता है। तो वो नहीं है कि ये आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, पब्लिक ऑर्डर क्या होता है, और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट क्या होता है। ये आप परीक्षा के लिए ये डायग्राम हमेशा के लिए याद कर लीजिए। ये मैं जो IAS IPS में ऑलरेडी है 20-25 साल के लोग हैं उनको भी पढ़ाता हूँ ये बात। और ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये आइडिया दिया था कि इस तरह से समझिए इसको। इसको तो आपको याद रखना ही है। परीक्षा में यदि ऐसे भी आता है, केवल डायग्राम भी बना देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अच्छे अच्छे लोगों को मालूम नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, पब्लिक ऑर्डर क्या होता है, सिक्योरिटी स्टेट क्या है, तो आंतरिक सुरक्षा क्या है, इसके बारे में चर्चा की बात यह है कि यदि सोचिए मुखर्जी नगर में दो दुकानदार आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का सिर फोड़ दिया है, तो वो एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। इससे कोई दिल्ली रुक नहीं जाएगी, दिल्ली का कार्य चलता रहेगा, मुखर्जी नगर में सारे काम चलते रहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर।
उसको एक ये लॉ एंड ऑर्डर की घटना हुई। परंतु पब्लिक ऑर्डर में जैसे अभी नूह में जो घटना हुई, सबको मालूम है आपको, पूरा बंद हो गया था वो इलाका, पूरा हिंदुस्तान उसको जान गया था। लॉ एंड ऑर्डर की इस घटना के पेपर में भी नहीं आएगा, दिल्ली वाले पेपर में भी नहीं आएगा, राजस्थान वाले में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। पब्लिक ऑर्डर है जब पूरा इलाका या पूरा स्टेट किसी कारणवश किन्हीं कारणों से यदि प्रभावित होता है, दंगे होने लग जाते हैं, वो कहलाता है पब्लिक ऑर्डर। और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट क्या है? ऐसी घटना जैसे इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया था, या पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, या 26/11 जो अभी मैंने देखा है, इस तरह की घटना वो पूरे स्टेट को अफेक्ट करती है, पूरी दुनिया देखती है इसको। केवल मुखर्जी नगर देखता है समझने के लिए, इसको पूरा हिंदुस्तान देखता है और इसको पूरी दुनिया देखता है। और देश को खतरा होता है जब ये इस तरह की घटना, नक्सलवाद भी इसमें आता है, ये अलगाववाद जिसे बोलते हैं, कई प्रदेश भारत के अलग होना चाहते हैं। जैसे नागालैंड शुरू में कहता था कि मैं इसका इंडिया का भाग कभी रहा ही नहीं, हम कभी नागालैंड का शुरू में कहना था, नागालैंड सबसे पहले इंसर्जेंसी, या आप हिंदी में बता सकते हैं इंसर्जेंसी क्या बोलते हैं, ये बिल्कुल रिवोल्ट हो जाता है कि हम इस देश का भाग ही नहीं रहना चाहते। नहीं, इंसर्जेंसी एक शब्द लिख लो, INSURGENCY, इंसर्जेंसी। टेररिज्म, मिलिटेंसी एंड इंसर्जेंसी, 3 शब्द हैं, लिख लो, मिल जाएगा आपको। थोड़ा गूगल करके देखा करो, आपको हिंदी में भी आएगा। परंतु इंटरव्यू के दौरान में इंसर्जेंसी पूछेंगे आप, अराजकता, भयंकर अराजकता, या बिल्कुल अलगाववाद कि हमें इस देश का भाग नहीं रहना, जैसे कश्मीर में आई, जैसे नागालैंड में इंसर्जेंसी आई, और मिजोरम में इंसर्जेंसी आई। लोगों ने, इन स्टेट्स ने कह दिया हमें इस कंट्री का भाग रहना ही नहीं, उसे कहते हैं बिल्कुल विद्रोह, जिसे कहते हैं, सॉरी विद्रोह सही है, विद्रोह। तो मैं जब बता रहा था कि 1947 में जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी, उसमें नागालैंड भी एक इशू था। नागालैंड ने शुरू का, हम तो इसके भाग ही नहीं, भारत के भाग, अंग्रेजों ने हमें कंट्रोल में कर लिया होगा, वो अलग बात है, परंतु भारत के किसी भी राजा ने पहले उसमें रखा नहीं था, हम तो बिल्कुल अलग रहे। अंग्रेजों ने तो बर्मा को भी कंट्रोल में कर लिया था, अंग्रेजों ने तो पूरे पूरे आधे विश्व को कंट्रोल कर लिया था, वो पूरे भारत तो नहीं हो गया। उनका ये सोच थी, तो कई जो समस्या है, ये एक तो ये ध्यान में रखिए। कई लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना, आजकल फोटो ले लेते हैं, तो वैसे आपको मिल जाएगा। भारत की आंतरिक सुरक्षाएं 1947 के समय बताई, और उसके बाद में आजादी से लेकर के अभी तक मुख्य आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां क्या रही है, केवल उनके बारे में बताऊंगा आपको, केवल कुछ सेंटेंसेस में। नागालैंड को मदर ऑफ इंसर्जेंसी कहा जाता है। वहां पर जो सेना को जाना पड़ा, तेलंगाना में भी सेना गई थी, नागालैंड में भी सेना गई, काफी समय पे वहां रही, और कैसे ही करके भारत की सेना ने और भारत की पुलिस ने, खास करके भारत की सेना ने, तो अपना भाग बनाए रखा। और डेमोक्रेसी में डायलॉग के द्वारा, चर्चा के द्वारा उनको समझाया गया कि आपको जितनी ऑटोनॉमी चाहिए आपको मिलेगी। तो आपने देखा होगा आर्टिकल 370 तो सभी जानते हैं आप, पर 371 भी है, आपको जानना जरूरी है, 371, और ये करीब 9 स्टेट्स को मिला हुआ है स्पेशल स्टेटस। कैसे ही करके डेमोक्रेसी सबको साथ लेके चलना जानता है। डिक्टेटरशिप में कंट्री के टूटने की ज्यादा संभावना होती है, डेमोक्रेसी के अंदर बने रहने के समय उनकी बात सुनी जाती है। तो नागालैंड भारत का भाग रहा। मिजोरम के अंदर तो ऐसी हालत हो गई थी कि पूरी सेना को मारने के लिए वो उनके जो विद्रोही थे वहां पे पहुंच गए थे। तो थोड़े दिनों पहले पार्लियामेंट में भी चर्चा हुई थी कि भारत की एयरफोर्स से बॉम्ब डालने पड़े वहां के लोगों को।
किसी बड़े नेता ने पार्लियामेंट में कहा भी था, आपने सुना होगा, परंतु यदि वो नहीं करते तो शायद मिजोरम भारत का भाग ही नहीं है। तो उस समय ये करना पड़ा। असम के अंदर उल्फा, आपने देखा होगा, उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम पूरा शब्द है, इस शब्द भी पूरा जानना जरूरी है। उल्फा क्या होता है? ULFA, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। नाम ही लिबरेशन है, लगभग आजादी, उनको भी आजादी चाहिए। सैकड़ों नहीं हजारों लोग मारे गए उल्फा के अंदर। असम भी भारत से अलग होना चाहता है। तो ये उल्फा वाली घटना असम की है। और इससे भी बड़ी एक आंतरिक सुरक्षा की जो मुहिम चली थी वो थी खालिस्तान। खालिस्तान में हमें लगा, उन 1980 से हम सर्विस में थे उन दिनों में, आधी सर्विस हुई थी, सबको ये लग रहा था कि पंजाब हिंदुस्तान से गया। के कई कारण थे। पाकिस्तान अलग हुआ ये सोच करके कि अब एक अच्छे भाई की तरह साथ में बड़ा होगा, परंतु बताया मैंने 1.5 महीने में आक्रमण कर दिया। और पाकिस्तान जो मिलिटेंसी थी, आतंकवाद था पंजाब में, उसमें भी उसका पूरा हाथ। तब यह निर्णय लिया गया, क्योंकि उस समय पंजाब, ये भारत और पाकिस्तान की बीच में जो ये लाइन खिंचती है, लाइन का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। तो उसमें कोई कांटे की बाढ़ नहीं बनी थी, तो लोग ऐसे आना जाना चलता था। मैं उन दिनों में CBI का SP था राजस्थान का, मैं भी ऐसे ही पाकिस्तान चला गया और वो भी लोग इधर आ जाते थे। पर अब कभी आप बॉर्डर देखने जाएं, वाघा बॉर्डर, कितने लोगों ने वाघा बॉर्डर देखा है? चलो 10-15 देख। यदि आपका ये बैच जाना चाहे तो मुझे फोन करना, मैं आपके लिए स्पेशल जगह वहां रखवाऊंगा। देखना आगे आगे बैठ इनको इनको वाघा बॉर्डर जरूर दिखाना, और इनको आगे आगे बैठाने पर एक ही शर्त के ऊपर, आप पाकिस्तान बॉर्डर के इतने नजदीक पाकिस्तान मत चले जाना, ठीक है? तो ये हुआ। उस समय कांटे की बाढ़ बनाने का निर्णय लिया गया, जिससे कि अभी भारत की सीमाओं की भी आपका सिलेबस का भाग है। बीच बीच में मैं सिलेबस की चर्चा करूंगा, क्योंकि ये एक मनोरंजन नहीं होना चाहिए, ये तैयारी होनी चाहिए। भारत की सीमा जो पूरी है, लैंड बॉर्डर जिसे बोलते हैं, किसी को मालूम है कितने किलोमीटर की? 15,000 किलोमीटर। इसमें 3,500 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ, और 4,000 से कुछ ज्यादा बांग्लादेश के साथ। इन दो सीमाओं के ऊपर जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, उसका नाम है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसका मुझे मुखिया रहने का मौका मिला, इसलिए मैं आपको वाघा बॉर्डर दिखाऊंगा। कभी भी जाएं, अलग भी जाएं, छोटा ग्रुप भी हो तो भी बोलना, सर के थ्रू फोन कर देना, मैं करवा दूंगा। वो तो हुई बात। तो बॉर्डर को सेफ करने का भी कोशिश की गई। तो ये देखिए आप, 1946 में पार्टीशन के टाइम में, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम, फिर असम, फिर खालिस्तान, बड़ी बड़ी घटनाएं खालिस्तान के कारण से। जो आंदोलन हुआ उसको KPS गिल, आपने नाम सुना होगा, देश के हीरो ने उसको टूटने से बचा लिया। उसमें भी हजारों लोग मारे गए, आपको मालूम, इधर से भी मारे गए। और उसकी घटना आपको मालूम है, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ। ब्लू स्टार ऑपरेशन होने के कारण से, ब्लू स्टार ऑपरेशन जानते हैं ना, स्वर्ण मंदिर के अंदर भारतीय सेना को जाने पड़ा। ये भी एक आंतरिक सुरक्षा की बहुत बड़ी घटनाओं में से एक है कि करीब 400 से ज्यादा आर्मी के ऑफिसर्स मारे गए, शहीद हुए, और उधर भी सैकड़ों लोग मारे गए। सोचिए एक घटना। और कारण क्या था कि स्वर्ण मंदिर के अंदर बहुत सारे वेपन्स चले गए। भिंडरावाले का नाम सुना हो गया आपने। यहाँ एक बात बताने वाली है, हालांकि ये बात मैं जो अभी पुलिस में होते हैं उनको बताता हूँ। ये काम एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर का था, थानेदार का था, कि जब कोई वेपन्स लेके जा रहा है उसको रोक सकता है कि आप ये वेपन लेके, आपका लाइसेंस कहाँ है? बिना लाइसेंस के वेपन नहीं रख सकते। पर जो काम एक थानेदार ने नहीं किया, जो एक SP ने नहीं किया, जो एक IG ने नहीं किया, भारत की सेना को करना पड़ा, और उसके कारण से हजारों लोग मारे गए। और फाइनली उसका फाइनल रिजल्ट क्या था, वो और भी दुखदायी था। भारत के प्रधानमंत्री की हत्या हो, इंदिरा गांधी, ब्लू स्टार ऑपरेशन के कारण से उसकी, क्या उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों ने। तो सोचिए लॉ एंड ऑर्डर
यह आंतरिक सुरक्षा कितनी भारत के एक प्रधानमंत्री के, बल्कि यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भारत के जो प्रधानमंत्री रह चुके थे, राजीव गांधी की भी हत्या एक एलटीटीई आतंकवादी ने, और जब इस तरह की बड़ी एसेसिनेशन या हत्याएं होती है, पूरा देश अराजकता के अंदर आ जाता है। उसके कारण से सैकड़ों लोग और भी मारे जाते हैं। और ये हुई इंटरनल सिक्योरिटी की चैलेंजेस 1947 से लेकर के काफ़ी समय तक जो चलती रही। तो मणिपुर भी है, कश्मीर में है। कश्मीर के बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा। कश्मीर में मैंने बताया शुरू में युद्ध हो गया था, फिर उसके बाद में क्योंकि भारत ने कंट्रोल कर लिया, शांति रही काफ़ी समय तक। परंतु 1990 के अंदर आते आते 1990 के अंदर वापस पाकिस्तान ने टेररिज्म ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और वहाँ करके इस तरह से वो भी अलगाववाद की उस समय इतनी भयंकर स्थिति हुई कि एक अकेले प्रांत के अंदर 50,000 लोग, ये ऑफिशियल फिगर है, मैंने जो बता रहा हूँ आप गूगल करेंगे तो मिलेंगे, 50,000 लोग आप कश्मीर समस्या के अंदर 1990 से लेकर 2004 और अभी तक आज की तारीख तक 50,000 लोग मारे गए। आतंकवाद है ये, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। कोई भी किसी भी प्रदेश के अंदर इतने लोग नहीं मारे गए। ये 50,000 के अंदर वहाँ के लोग भी हैं, इनोसेंट लोग भी हैं। जब होता है ना फायरिंग होती है, सब पुलिस की फायरिंग हो रही है आतंकवादियों के साथ, तो बीच में जो आ जाते हैं वो भी मारे जाते हैं। उसमें पुलिस वाले भी हैं, आर्मी वाले भी हैं, और इनोसेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्दोष लोग, और इसमें आतंकवादी भी है। तो 50,000 बहुत बड़ा नंबर है, जो किसी भी प्रदेश के अंदर इतना बड़ा नंबर आतंकवादी घटनाओं में नहीं मारा। तो ऐसी कोई फैमिली नहीं मिलेगी वहाँ पर जो निर्दोष होते हुए भी के घर के मेंबर्स शहीद हुए। कश्मीर समस्या भी एक ऐसी समस्या है जो न केवल थी पिछले 30-35 साल से, अभी भी है, अभी भी खत्म नहीं हुई। उसके ऊपर अलग से आपके लेक्चर होना जरूरी है, होगा। अभी कौन कौन सी आंतरिक सुरक्षा की बड़ी चुनौतियां भारत सरकार और राज्य सरकारें फेस कर रही है, इसको टैकल कर रही है, अब उनके बारे में बता। तो इसमें सबसे बड़ी जो अभी चल रही है वो मणिपुर। मणिपुर में ऑलमोस्ट सिविल वार सिचुएशन, गृह युद्ध की स्थिति। गृह युद्ध युद्ध से ज्यादा खतरनाक होता है। युद्ध में दुश्मन दिखता है और आर्मी आमने सामने होती है, उसका मुकाबला करती है, और बहुत इजी है। गृह युद्ध या छद्म युद्ध, ये दूसरा युद्ध है, नक्सलवाद जो करते हैं। कभी कहीं से कोई निकल करके सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक कर सकता है। ये सबसे मुश्किल वाला युद्ध है। इसे एसिमेट्रिक वारफेयर भी बोलते हैं, गेरिल्ला वारफेयर भी बोलते हैं। ये गोरिल्ला नहीं है, गोरिल्ला तो एक जानवर होता है, ये शब्द अलग है, स्पेलिंग GUERILLA। गेरिल्ला एंड गोरिल्ला दोनों अलग अलग शब्द हैं, ये भी एक नया शब्द सीख। गेरिल्ला है एसिमेट्रिक इरेगुलर वारफेयर, गोरिल्ला है एक जानवर। जनरली ज्यादातर हिंदुस्तानी लोग बोलते हैं गोरिल्ला वारफेयर, गोरिल्ला वारफेयर नहीं, गेरिल्ला वारफेयर स्पेलिंग है, जो आप गूगल करके दोनों देख लेना, गेरिल्ला वारफेयर। ये सबसे मुश्किल वाला वारफेयर होता है। आपने याद होगा कुछ और भी जो आपके सिलेबस का ही भाग है, अभी जो रूस यूक्रेन में गया, रूस एक बड़ा शक्तिशाली देश है, उसने खुद पुतिन ने कहा था 7 दिन के अंदर मैं अपना एरिया ले लूंगा। 7 दिन में बोला था वो, आपको याद होगा। और कितने निकल गया समय, 2 साल निकल गए, और अभी कोई पता नहीं है कि कितने साल और चले। तो सबसे मुश्किल वाला युद्ध होता है गरिल्ला वार। वार में तो आमने सामने होती है, मिसाइल डाले, कोई भी वार आप मान के चलिए 7 दिन या 10 दिन या महीने भर से ज्यादा नहीं। हिंदुस्तान के जितने भी वार्स हुए हैं, अपना चीन के साथ युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ हुआ, कारगिल वारफेयर हुआ, ये कुछ दिनों में ही चले। पर जो ये गृह युद्ध होता है या गेरिल्ला वारफेयर होता है, ये सालों ही चलता है। वो ज्यादा दुखदायी होता है, ज्यादा मुश्किल वाला। तो जो अभी कहाँ चल रहा है, यूक्रेन में चल रहा है, जो अभी पैलेस्टाइन में चल रहा है। इसराइल ने भी यही कहा था मैं कुछ दिनों के अंदर इस समस्या का हल कर लूंगा। ऑलरेडी 3रा महीना चल रहा है और कोई पता नहीं है कब तक चलेगा।
और यहाँ पर तो एक छोटा सा टेररिस्ट ग्रुप है जो एक माइटी आर्मी कहते हैं ना, शक्तिशाली आर्मी को के छुड़ा रहा है। अभी कोई पता नहीं है कि हमास को कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसराइल की कहानी अलग है, पैलेस्टाइन की कहानी अलग है, वो भी एक सब्जेक्ट है, अलग से डिस्कस करेंगे। परंतु इसको बारे में भी जानिए, हो सके तो एक यूएन वेबसाइट से 95 पेज की पुस्तिका है, वो आप इनको जरूर भेजिए। पैलेस्टाइन प्रॉब्लम, फिलिस्तीन समस्या के ऊपर ये दो बड़ी घटनाएं हैं जो आजकल जो इंटरव्यू चल रहे हैं उनमें पूछी जा रही है। एक तो यूक्रेन वाला युद्ध, रशिया यूक्रेन। मैं थोड़ा थोड़ा भटक रहा हूँ, पर भटक सही जगह रहा हूँ, जरूरी है ये आपकी जान। फिलिस्तीन की समस्या के बारे में 2 मिनट अलग से लेना चाहूँगा। कितने लोग ये मानते हैं कि फिलिस्तीन बदमाशी कर रहा है या इसराइल बदमाशी कर रहा है? बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले केवल 4 महीने पहले तक मेरी बहुत सहानुभूति थी इसराइल के साथ। मालूम है क्यों? कि ज्यूज ऐसी कम्युनिटी है, उनके साथ भयंकर अत्याचार हुए हैं यूरोप के अंदर, भयंकर अत्याचार। उनको शहर के बाहर रखा जाता था, उनको अलग से एक तरह का बैज लगा के चलना पड़ता था कि मैं ज्यूज हूँ, तो उसको दूर रखा जाता। यूरोप के अंदर कोई किसी का बच्चा मर जाता था, कहते ज्यूज रहता है पास में, इसके कारण से। और ज्यूज को तरह तरह की यातनाएं दी गई और फाइनल उसका अंत हुआ। अंत का सबसे ज्यादा कहते हैं कि क्लाइमैक्स पहुंचा हिटलर के टाइम में, 60 लाख जूस को उसमें भट्टी में डाल दिया। उसने कहा ये तो टर्माइट से, ये खटमल है, इनको तो खत्म ही कर देना चाहिए। ये था तो नेचुरली एक मनुष्य होने के नाते और एक दूसरे मनुष्य के साथ अपने की सहानुभूति होनी चाहिए वो। पर इसका समाधान जो निकाला गया वो इतना गलत था कि इनके इनके इतिहास में या इनके धर्म शास्त्र में लिखा हुआ कि आप 2000 साल पहले तो इसराइल में पैलेस्टाइन में रहते थे। तो ये पश्चिमी देशों ने एक बड़ा कहना चाहिए गलत निर्णय लिया और बल्कि शातिरपना किया, बल्कि जो शब्द मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आप वापस वहीं जाइए जहाँ से आप आए थे। पर वहाँ ऑलरेडी लोग रह रहे थे, फिलिस्तीनी लोग कहीं गए नहीं थे, वो हजारों साल से वहीं रह रहे थे। इसको समझने का 1 मिनट में आप समझ जाएंगे। सोचिए जहाँ जहाँ पे आपके घर हैं, जहाँ पे या 300 बच्चे आप बैठे हुए हैं, आपके घर है ना, सबके घर है। कोई अभी आपके घर के पास आके कहे साहब 100 साल पहले यहाँ पे मेरा खेत था, यहाँ तो 100 साल की बात में भी आपको हंसी आ गई। वो तो कह रहे 2000 साल पहले हम यहाँ रहते थे। ये कहानी भी हो सकती, 2000 साल पहले ही दुनिया बदल जाती है, कौन कहाँ रहा। कानून में तो 20 साल में आपकी जगह हो जाती है। आप इलीगल एनक्रोचमेंट है तो भी आपका हो जाता है, आपको हटाया नहीं जा सकता। यहाँ पर ये फिलिस्तीनियों को ब्रिटेन वालों ने और अमेरिका ने कहा कि आप वहीं जाइए। और विश्वास करिए, इस पुस्तिका में जो यूनाइटेड नेशंस ने छापी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की पुस्तिका है जो मैंने पढ़ी है, 90 पेज, जिनके इंटरव्यू है उनको भी भेजना, इनको बच्चों को भी भेजना। उसके अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 1914 से लेकर के अभी तक की जो घटनाएं हुई है, ये लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टैंक्स लेकर के, मोटार्स लेके, ये मशीन गने लेकर के ये इसराइल की तरफ रवाना हो गए। वहाँ ऑलरेडी लोग रह रहे थे। उन्होंने कहा आपका इलाका खाली पड़ा है, हम भी रहेंगे यहाँ पे। समय गांधी जी ने एक लेटर लिखा, भैया ये गलत है तरीका, किसी का घर खाली हो, मेरे घर में 5 कमरे हो या आपके घर में 1 कमरा खाली होगा, कोई जबरदस्ती से घुस के आने दोगे क्या? किसी नहीं आने। परंतु ये लोग घुस गए वहां। ये बात 1936 में गांधी जी ने एक लेटर लिखा, वो लेटर भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं भेजूंगा, कोई भेजना जिनका इंटरव्यू चल रहा है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत कर रहे हो, एक आप एक बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हो। दूरदृष्टि बोलते हैं, गांधी जी ने बोला ये बिल्कुल गलत, कौन सुनता है? आज आप जो देख रहे हैं आप, फिर ये उनकी संख्या उस समय केवल 6 लाख। ये लोग उनको अमेरिका में भी रख सकते थे, अमेरिका में तो अभी भी खाली देश है, लोग हर साल 10 लाख लोग रहे। तो यहाँ पे ये अत्याचार करने वाले सारे यूरोप के देश थे, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड, वो भी अपनी जगह पे रख सकते थे, अभी भी लोग जाते हैं उन देशों में। पर उन्होंने क्या किया, उनको सबको इसराइल भेजा। तो भैया आपके धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि आपकी जगह तो वो है। जैसे आपकी कोई कह दे मेरा 100 साल पहले ये मेरा खेत था यहाँ, ये ये पॉइंट ध्यान में रखना कि मेरा किसी का खेत था वहां पे या किसी की जमीन थी, आपके दादाजी या उनके किसी के दादा की, आप खाली करेंगे क्या? तो आज यही हो रहा है पैलेस्टाइन के अंदर कि वो अपने ही घर में बेगाने हो गए। इसलिए आप यदि उसको फॉलो कर रहे होंगे तो फॉलो करते रहिए, ये समस्या हल नहीं होने वाली। ये समस्या आपके
आईएएस के एग्जाम तक क्या आने वाले कई सालों तक चले। तो फिलिस्तीन प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझिए आप, और ये इससे अच्छी पुस्तिका कोई हो ही नहीं सकती, और खुद संयुक्त राष्ट्र संघ ने निकाली है वो किताब। और अब देखिए, अपने ही देश से उनको कहा जा रहा है कि आप गाजा से भी निकल जाइए, वेस्ट बैंक से भी निकल जाइए। अपने घर से, वो घर में आपके घुस गया, भाई 2 कमरे हैं, 5 कमरे हैं, आप पहले एक कमरे में घुसे, फिर 5 कमरे में घुस गए, फिर कहते हैं कि घर के बाहर बैठ जाइए, फिर कहते हैं कि वरांडा से भी निकल जाइए। वो कहाँ जाए? तो आप, ये इजराइल एक बड़ी समस्या खड़ी कर रहा है अपने आने वाले समय में, क्योंकि आप ये संख्या जो चल रही है लेटेस्ट, 29,000 पीपल आर डाइंग। 8,000 लोग अस्पतालों में भर्ती, अस्पताल है ही नहीं, खाने के लिए कुछ है ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ खुद कह रहा है इनको ऐसा मत करो, उसका कहना नहीं माना जा रहा। जो वहाँ का कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो कह रहा है मत करो, नहीं मान रहा। अमेरिका भी कह रहा है कि भाई कम से कम बच्चों को और महिलाओं को मत करो, वो नहीं मान रहा। यानी ये थोड़ा एक डाइग्रेशन था, इम्पोर्टेंट कि आपको फॉलो करें। कमिंग बैक टू इंडिया, इंडिया में आ जाइए। तो मणिपुर में भी जो हो रहा है, ये सही, दो बड़ी कम्युनिटीज, मेथीज और कुकीज, आपस में लड़ रही हैं। और जो एक यहाँ ऐसी जो बड़ी घटनाएं हुई है, एक पुलिस ऑफिसर के नाते जो मैंने स्टडी किया है और देखा भी है, इतनी बड़ी हथियारों की चोरी हिंदुस्तान की इतिहास में कभी नहीं हुई जो मणिपुर के अंदर हुई है। 6,000 हथियार लेकर के, 6,000 हथियार और लाखों गोलियां, जो पुलिस की आर्मरी जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, कोशा, हाँ, तो वो लेकर के भाग गए हैं लोग। और वो इन दोनों ग्रुप्स के पास में अलग अलग। कश्मीर के अंदर कभी भी 300 से 400 ज्यादा आतंकी कभी नहीं रहे, अभी कहते 100 आतंकी। यहाँ तो करीब 6,000 वेपन्स के साथ, आप सोचिए लाखों वेपन्स के साथ। समस्या ज्यादा जटिल है मणिपुर के, और उसके साथ बॉर्डर लगा हुआ है म्यांमार का। म्यांमार में जो होता है वो इफेक्ट करता है हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान में जो होता है वो म्यांमार। वहाँ पे कुकीज लोग वहाँ चले जाते हैं, कुकीज को मदद वहाँ से आती है, यहाँ पे ओपीएम का प्रोडक्शन होता है, पैसा आता है। प्रॉब्लम बहुत जटिल है, मणिपुर में भी अलग क्लास होनी जरूरी है, होगी। पर ये समझ के चलिए, मेरी समझ में इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इतनी जटिल समस्या हिंदुस्तान को बहुत कम फेस करनी पड़ी है जितनी ये मणिपुर वाली प्रॉब्लम। ये छोटा जरूर होगा, परंतु बहुत जटिल समस्या, तो भी आपको फॉलो करना है। अब आ गई बात टेररिज्म की, आतंकवाद। आतंकवाद के कई वो रूप हैं। आतंकवाद के कारण में, आतंकवाद से हजारों लोग मारे गए हैं। कई तरह की आतंकवादी संस्थाएं हैं। मालूम है आपको कितनी आतंकवादी संस्थाएं हैं इंडिया में? कोई बता सकते हैं भारत में, जिसको गृह मंत्रालय ने उनको नाम रख रखा है कि कितनी है? वो भी याद रखिए, वो करीब 40 से ज्यादा आतंकवादी संस्थाएं भारत के अंदर। कहाँ गया ये भी शायद आपको मिल जाएगा यहाँ। ये मेरा प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, आईपीएस अफसरों को पढ़ाता हूँ उनके लिए, क्योंकि मुझे कल शाम को ही बोला था कि मैं कलेक्शन नहीं आ पाया, तो दिखा सिक्योरिटी। भारत इस तरह से बटा हुआ नहीं रहना चाहिए, हमें एक बन के रहना है, इसको मजबूत। ये देखें अलग अलग जगह से, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, मैंने अभी कुछ बताया आपको। ये देखिए संस्थाओं के नाम, ये करीब 39 संस्थाओं के नाम है। ये भारत सरकार की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। बैंड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बब्बर खालसा, खालिस्तान, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जम्मू एंड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये मणिपुर के अंदर है। और कांगलेपा कम्युनिस्ट पार्टी, ये मणिपुर के अंदर है। ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, दीनदार अंजुमन, माओइस्ट कम्युनिस्ट नक्सलवाद जिसे बोलते हैं, अलकायदा, एलटीटी को दिखाने का भी एक तात्पर्य था। एक जहर जो लोगों के माइंड में डाल दिया गया है, डाला गया है। मुझे आशा है कि जो मैंने आपको दिखाया था, ताले निकाल कर देखें। जनरली मैं अफसरों से भी पूछता हूँ जो भारत सरकार में भी है, कि जनरली ये कहा जाता है, जो बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से, कि सारे
मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, पर सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं। ये सुनने में आया कि नहीं आया? हाँ। तो आशा है आप इसको देख करके, ये भारत सरकार की लिस्ट है। अब मुझे बताइए, इसमें सिख मुसलमान होते हैं? ये नक्सलवादी मुसलमान होते हैं? सारे हिंदू हैं 100%। या तमिल नेशनल, ये पूरे के पूरे दूसरे ग्रुप के हैं। कोई भी ग्रुप आतंकवादी किसी भी धर्म का हो सकता है, और है भी। आतंकवादी नहीं मारा था राजीव गांधी को? ये कहना कि एक पर्टिकुलर धर्म के होते हैं, ये गलत है या नहीं है? आशा है आप लोगों को समझा सकेंगे, क्योंकि आपका कर्तव्य ये भी बनता है देश की एकता के लिए। ये गलत बात है। कोई भी आतंकवादी हो सकता है। भिंडरा वाला आतंकवादी था, वह नॉट ए मुस्लिम। तो इसको देखिए कि ये जो मुहावरा चल रहा है या जो चल रहा है, बिल्कुल गलत। क्योंकि आपने खुद नहीं बोला कि ये चल रहा है, इस तरह चल रहा है ना, आपने जो बताया, जो बिल्कुल गलत है। तो आई थिंक मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा यदि यही एक चर्चा आपके द्वारा आपकी फैमिली को, दोस्तों के पहुंचे, क्योंकि तो भारत सरकार की द्वारा बनाई लिस्ट गृह मंत्रालय की वेबसाइट पे अवेलेबल है। माओइस्ट चैलेंज, ये देखिए माओइस्ट चैलेंज के बारे में बताना। माओवाद एक समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि माओवाद से बड़ा आतंकवाद न भारत ने देखा है, न कभी ऐसा हुआ है। मैं और माओवाद को मैंने डील किया। मैं आंध्र प्रदेश काडर का IPS ऑफिसर, और वहाँ सबसे ज़्यादा खूनी संघर्ष हुआ है तो आंध्र प्रदेश में। हालांकि शुरुआत हुई थी उसकी वेस्ट बंगाल में 97 पे, पर ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्योंकि तेलंगाना एजुटेशन आपको याद हो 1946 वाला 47 वाला, वो वहाँ पे हुआ था। तो पुरानी यादें वहाँ पे उनको थी। और वहाँ पे जो जंगल है, वहाँ पे आदिवासी हैं, उनकी भी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि जो कम्युनिस्टों ने ये कहा कि आज़ादी झूठी है और आपका जिंदगी में सुधार जब भी आ सकता है जबकि राज सत्ता हमारे हाथ में है। सत्ता उनके हाथ में जा सकती है, जानी चाहिए, परंतु बुलेट के द्वारा नहीं, बैलेट के द्वारा। ये नक्सलवादी क्या गलती कर रहे हैं कि बुलेट के द्वारा, बंदूक की गोली के द्वारा सत्ता में आना चाहते हैं, जबकि आना चाहिए भारत के अंदर बैलेट के द्वारा। इस चीज को ध्यान रखिए, नॉट बाय बुलेट बट बाय बैलेट। तो माओवाद के अंदर, और माओवाद मुझे पता लगा कि आप में से काफी लोग यहाँ पर बिहार के हैं। बिहार के लोग हाथ खड़ा करें। ओ वाह, मुझे लग रहा है मैं तो पटना में लेक्चर दे रहा हूँ। और कितने लोग राजस्थान के हैं? 5-7 हैं। चलो, यूपी के कितने हाथ खड़ा करो? अरे वाह, नमस्कार, आपको बहुत बहुत नमस्कार। तो थोड़ा समय और ले सकता हूँ? कुछ समय और ले सकते हैं? इन्होंने मुझे केवल 60 मिनट में पूरा करने के लिए बोला, थोड़ा समय और मांग रहा हूँ, दे दिया है इन्होंने। और ये इसमें चर्चा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि माओवाद ने ऐसी ऐसी घटनाएं की जो मैंने भी देखी। मैं खुद उनके जाल में मरता मरता बचा हूँ, कई बार बचा। वो लैंड माइन्स डालते हैं, आपने सुना, भूमिगत। और लैंड माइन जब फटती है तो आपकी गाड़ी हवा में 200 फुट ऊपर जाती है, चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। मेरे कई साथियों को, कई हमारे पुलिस वालों को मैंने अपने इन कंधों के ऊपर डेड बॉडीज को, शहीदों को घर पे क्रिमेशन ग्राउंड पे। यानी अब माओवाद में आपको मालूम है, जहानाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, उन्होंने जो उस समय हमला किया था, पूरे एक दिन से ज़्यादा ना वहाँ पे कोई भारत सरकार थी, ना राज्य सरकार थी, ना SP थे, ना कलेक्टर थे। उन्होंने सारे लोगों को जो जेल जेल की भी सारी खिड़कियाँ या जो भी दरवाजे खोल दिए थे, सारा कर एक दिन के लिए नक्सलवाद राज कर रहा था। तो ऐसी कोशिश उन्होंने आंध्र प्रदेश में की, तेलंगाना में की, झारखंड में की, और छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के अंदर ये नक्सलवाद ने बहुत आतंक मचा। उसको भी अलग से पढ़ेंगे। आतंकवाद, ये नक्सलवाद आया क्यों, कौन से देश ने इसको हवा दी, क्यों दी, क्यों इतना लंबा 55 साल से ज्यादा मैंने बताया ना, युद्ध होता है केवल 10 दिन के लिए।
पर इस तरह के ये छद्मवार जिसे बोलते हैं, ये आधी सदी हो गई। मैंने जब सर्विस ज्वाइन की थी, ये 5 साल का बच्चा था। मैं भी यंग था आपके जैसे, यंग मैन। आई एम नाउ वेरी ओल्ड पर्सन। समझ में आया ना आपको? तो नक्सलवाद ओल्ड तो नहीं हुआ, पर अब भारत सरकार क्लेम कर रही है और सही कर रही है कि ये खत्म होने की उसके पास में। उसमें क्या क्या किया गया है, ये आपके एग्जाम में कैसे किया गया है, कैसे कंट्रोल किया गया है, इसमें बेस्ट मॉडल जो माना जाता है, इसका नाम भी है, आप गूगल करके देखिए, एपी मॉडल, आंध्र प्रदेश मॉडल। और उसमें एक्चुअली हम ही लोगों ने काम किया। मैं वहाँ के ग्राउंड्स का चीफ रहा हूँ, क्या रहा हूँ, और उस जैसी फोर्स को हिंदुस्तान के हर स्टेट ने उसको रेज किया। ऐसी फोर्स और जगह भी बनाई गई है, आपकी झारखंड में भी बनी है, महाराष्ट्र में भी बनी है, उत्तर प्रदेश में भी बनी है, सभी जगह बनी है। और नेशनल लेवल के ऊपर जब मैं विशेष सचिव था गृह मंत्रालय में, तो कोबरा नाम की फोर्स विद्युत मैंने बनाया। कोबरा का फुल फॉर्म है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। ये शब्द पूरा लिखिए, इसमें 5 नए शब्द होंगे शायद आपको याद करने। कोबरा गूगल करोगे तो मिल जाएगा। कोबरा एक्रोनिम है, ये शॉर्ट फॉर्म है। कोबरा का मतलब कमांडो, पहला सी, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट, रिजोल्यूट मैंने पक्का निर्णय, रिजोल्यूट एक्शन, कोबरा। ये इस कोबरा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ये कोबरा होता है ना, ये लोगों को लगता है कोबरा, बट ये कोबरा एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म। सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ में हाँ नक्सलाइट कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। तो ये भी आप सवाल हो सकता है प्रीलिम्स में, कोबरा क्या है नक्सलवाद में, तो आपको यह आना चाहिए। ठीक है? अब आता है और क्या समस्या है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बताया ना। पाकिस्तान में कई संस्थाएं हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, जो भारत के अंदर वो आक्रमण कराती रहती है, आतंकवादी घटनाएं करती है। 26/11 किसने कराया था? लश्कर ए तोयबा। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा पार्लियामेंट में अटैक करा। पार्लियामेंट में उस दिन ज्यादा लोग थे नहीं, या थे नहीं तो युद्ध हो सकता था भारत और पाकिस्तान। 26/11 में भी युद्ध होने की संभावना है। सोचिए, आतंकवादी घटनाएं के कारण से युद्ध भी हो सकता हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध आपको मालूम है, एक छोटी सी घटना से हुआ। एक प्रिंस को गोली मार दी गई और पूरा विश्व उसके अंदर करीब 5 करोड़ लोग मारे गए। तो इन घटनाओं को कोई आप ये क्या कहने का मतलब, आपको उकसाने के लिए पूरे राष्ट्र को, ये काफी है। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जो करंट इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा की चुनौती है, तो वो है संगठित अपराध। संगठित अपराध के भी कई अलग अलग अवतार हैं, कई अलग अलग तरीके हैं, जो भारत सरकार ही नहीं बल्कि हर स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं कुछ नाम ही बताऊंगा उनके, जैसे कि लैंड माफिया, जहां भी जमीन दिखी सरकारी उसको काबू कर लेते, कॉलोनी बना लेते। सैंड माफिया, आपको मालूम है सैंड निकालते हैं नदियों से, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, परंतु ये सैंड माफिया पुलिस वालों पे अटैक कर रहे हैं। एक दुर्गा शक्ति नागपाल का नाम सुना होगा आपके, आईएएस ऑफिसर, उसको उसका ट्रांसफर कराने में और उसको कई धमकियां दी गई, जो आपके आईएएस ऑफिसर हैं यूपी के अंदर। लिकर माफिया, शराब का माफिया, शराब बनता है हरियाणा के अंदर और जाता है गुजरात। हर रोज ट्रकें पकड़ी जाती है, एक ट्रक इधर से उधर की 5-10 लाख रुपए कमा ले, कहाँ मेहनत करने की जरूरत है। तो ये माफिया जब इसके पास ब्लैक मनी आता है, तो इसको फिर गलत तरीकों के लिए यूज किया जाता है, इलेक्शन में काम में लिया जाता है। ऐसे गुंडे फिर पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं या असेंबली में पहुंच जाते हैं, तो वो देश का भला कैसे कर सकते हैं? आपने एडीआर रिपोर्ट देखी होगी, 43% अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पे क्रिमिनल केसेस हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एडीआर की रिपोर्ट बोल रही है। और पहले ये जो माफिया लोग होते थे, नेताओं की मदद करते थे, पैसा देते थे और बाहुबली मदद करते थे इलेक्शन में। फिर उन्होंने कहा यार हम मदद क्यों करें, हम खुद ही क्यों नहीं चले जाएं वहां पर। तो अब आपके टाइम में ये खुद ही पार्लियामेंट में आ गए, हमारे टाइम में इनके द्वारा भेजे हुए लोग थे। समस्याएं आपकी एज में ज्यादा बढ़ी। तो ये हुआ लैंड माफिया, सैंड माफिया, लिकर माफिया, ड्रग माफिया। ड्रग में सिर्फ ये दवाई नहीं, आपको मालूम है ओपियम, हीरोइन, इस तरह पे। एक हीरोइन
का पैकेट जो 1 किलो होता है इतना ही, इससे भी कम। यहाँ से वहाँ यदि आप अमेरिका भिजवा दें तो 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। 2 करोड़ रुपए तो पूरे तनख्वाह नहीं मिली। मुझे जिंदगी भर में 2 करोड़ रुपए तनख्वाह नहीं मिली, जबकि एक डिब्बा इधर से उधर ले जाने में आपको 2 करोड़ रुपए मिले। तो ये एक बहुत बड़ा ल्यूक्रेटिव, बड़ा लाभदायक धंधा है जो सिंडिकेट्स करती है, माफिया करती है। दूसरा है आर्म्स ट्रैफिकिंग, ये हथियारों की तस्करी करने वाला। हथियारों की तस्करी आपने देखा होगा, तरह तरह के हथियार होते हैं। और अभी आपके आजमगढ़ में बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं, कई यूपी में काफी कट्टे बनते हैं, आपने देखा, बिहार में भी बनते हैं। तो आपको सब मालूम है। हाँ? कोई खरीदा तो नहीं है ना अभी तक आपने? खरीदना तैयारी। फिर एक दूसरा माफिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों को इधर से उधर, लड़कियों को बांग्लादेश से इधर लाते हैं, बेचते हैं मार्केट के अंदर, बम्बई में बेचा जाता है, करोड़ों लाखों करोड़ों का धंधा है। कैटल स्मगलिंग, आपको मालूम है अपने कैटल, अपने जानवर बीएसएफ के लिए बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ से राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से उनको वहाँ पे बंगाल ले जाते हैं और हजारों की तादाद में, लाखों की, पूरा का पूरा धंधा काला धंधा है। और वहाँ से बांग्लादेश के अंदर कैसे जाते हैं तो आप वीडियो गूगल करके देख लेना, अपने आप में जबरदस्त। उनके खुद में स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं, उनको नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में छोड़ देते हैं। सैकड़ों जानवर बहते हुए आते हैं, पुलिस वाला या बीएसएफ वाला कैसे रोके? ब्रह्मपुत्र नदी नहीं देखी होगी आप लोगों ने, देखी है किसी ने? ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं कि सारी नदियां फीमेल रिवर्स हैं, एक नदी है जो मेल रिवर है। इतना मैंने का भयंकर प्रवाह देखा है मैंने किसी नदी का नहीं। राजस्थान में कोई नदी नहीं है तो चंबल को छोड़ के, तो मेरे लिए तो और भी कौतूहल का विषय था। तो ये हो गया ह्यूमन ट्रैफिकर्स। एक सबसे बड़ा माफिया जो अभी पैदा हो गया है, सरकारों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, बल्कि एक जगह तो सरकार ही बदल गई राजस्थान के अंदर। वो कौन सा माफिया है? वो है जिसको आप खतरा है, वो है एग्जामिनेशन माफिया, पेपर माफिया, पेपर लीक। और वो परसों ही उत्तर प्रदेश के अंदर 48 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और पेपर आउट हो गया। बिहार के अंदर हुआ, राजस्थान में हुआ, हरियाणा में हुआ, हिमाचल के अंदर हुआ। ये भी, मैं भी करोड़ों रुपए इधर के उधर होते हैं और बच्चों का भविष्य खराब कर। मैंने देखा ना, सरकार ही बदल गई। एक ही मुद्दा था, पहला नंबर 1 मुद्दा राजस्थान में जो अपोजिशन ने उठाया, जो अब सरकार में उन्होंने यही उठाया है, पेपर लीक। अब उधर हो रहा है कि आज पेपर आपके भी लीक हो गया, वो अलग बात है। तो पेपर लीक एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है, विशेष करके नॉर्थ भारत की, उत्तर भारत की समस्या है। राजस्थान सरकार ने मुझे, क्योंकि मैं चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन रहा था और हमारे टाइम में, मेरे टाइम में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ था, तो मुझे चेयरमैन बनाया एक कमेटी का कि कैसे इस समस्या को रोका जाए। वो रिपोर्ट भी हमने दी, जो सारा नॉर्थ इंडिया उसको फॉलो कर रहा है अभी। तो पिछले साल हुआ था एक, फिर पेपर लीक नहीं हुआ, हाई पावर कमेटी, हाई कोर्ट जज और मुझे बनाया गया, वो भी एक रिपोर्ट दी कि किस तरह से पेपर लीक होने से रोका जा सकता है। वो अलग बात है। तो कहने का मतलब ये बड़ी बड़ी आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां हैं जो भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट फेस कर रही है। इससे भी बड़ी समस्या है जो नई आई है, इमर्जिंग जो नई आ रही है, वो है साइबर सिक्योरिटी। अब कोई भी समस्या हो उसके अंदर साइबर आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। समस्या को आप, हमारे जितने भी, जैसे एयरपोर्ट में है एटीसी होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, अपने हॉस्पिटल में हर एक के पास में स्मार्टफोन है, आर्टिफिशियल वो क्या बताएं, बैंकिंग अपन ऑनलाइन कर लेते हैं, पैसे इधर से उधर। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आप तबाह कर सकते हैं, किसी देश की आंतरिक सुरक्षा को आप तबाह कर सकते हैं। आप उनके वेबसाइट में घुस सकते हैं, और बल्कि अभी तो चैट जीपीटी आ गया है, आपको मालूम है, उसका भी एक नेक्स्ट फॉर्म आ गया है। तो बल्कि इन्होंने इसको बनाया, सेल आल्टमैन ने, उसने कहा इसको रोको, ये तो परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर जो ये अपने प्रधानमंत्री या कोई भी प्रधानमंत्री लेके चलते हैं, आपने देखा होगा, उसमें है कि किस तरह से परमाणु बम का यूज़ किया जाए। यदि ये तो प्रधानमंत्री के पास में ही रहेगी ना।
तो उसका उनको यदि पता लग जाए कि उसका कोड क्या है, तो हो सकता है उसका यूज वो कर सकें। ये एक बहुत बड़ी खतरा है जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स, जो आतंकवादी इसको यूज करके किसी देश के ऊपर देश की तबाही कर सकते हैं, आर्थिक तबाही, सामाजिक तबाही, आपस में झगड़े कराने वाली हर तरह से साइबर सिक्योरिटी अलग से इसमें इसमें कई लेक्चर होने की जरूरत है। और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर करके आए। और अब आप पूछ सकते हैं कि सरकारों ने इसके लिए क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया। इसके साथ मैं बताऊंगा आपको कि इन्होंने जो किया है वो जानने लायक बात है कि पहले केवल 2.5 लाख आर्मी की स्ट्रेंथ थी। देश आजाद हुआ समय कितनी? 2.5 लाख। और पुलिस भी 2.5 लाख। आर्मी की स्ट्रेंथ 2.5 लाख से 13 लाख है। ये नंबर भी याद रखना जरूरी नंबर कि भारत की डिफेंस फोर्स दैट इज आर्मी की स्ट्रेंथ कितनी है? 13 लाख। एयरफोर्स की कितनी है? 1 लाख। नेवी की कितनी है? 50,000। ये नंबर जरूरी है, नंबर से आपका जवाब थोड़ा अच्छा होता है, आंसर जो देते। 13 लाख, 1 लाख, 50,000। और पुलिस 2.5 लाख से जो सिविल पुलिस है, स्टेट पुलिस फोर्स है, वो हो गई है 2.5 लाख से 25 लाख। और भारत सरकार की जो पुलिस फोर्सेज हैं जो नई बनी है, सारी की सारी, एक को छोड़ के या दो को, जो देश की आज़ादी के समय थी ही नहीं, ये भी आपका आया है, इसका सिलेबस का भाग है। वो कौन कौन सी बनी है वो जानने लायक है। सीआरपी का नाम सुना होगा, सीआरपीएफ थी उस समय। सीआरपीएफ दुनिया की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा संस्था है, सबसे बड़ी फौज जिसे कह सकते हैं। तो सीआरपीएफ फोर्स को अब वो जो बोलते हैं, सीआरपीएफ सबसे बड़ी संस्था है पूरे दुनिया के अंदर। इसकी संख्या देश की आजादी के समय केवल 1,200 थी, वो अभी 3.5 लाख है। एक बड़ा खर्चा है देश पर। मैंने शुरू में बताया आपको, शांति रखना जरूरी है, बिना शांति के कोई प्रगति हो ही नहीं सकती। तो ये सबसे बड़ी संस्था कौन सी है या फोर्स कौन सी है? सीआरपीएफ। तो 3.5 लाख, तो उस समय देश की आजादी के समय एक बटालियन थी, एक बटालियन में 1200 लोग होते हैं। अभी इसमें 3.5 लाख लोग, और ये हर साल बढ़ रही है। पहला तो ये रखो, सीआरपीएफ का नाम आपको मालूम होना है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी संख्या 3.5 लाख, बल्कि ज्यादा है, 3,60,000। दूसरी संस्था जो नई बनाई गई, वो जो नई थी केवल अपने भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में 1965 में 1966 में बनाई गई, वो थी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ। ये भी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स। दुनिया में इतनी बड़ी गार्डिंग फोर्स दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, इतनी भारत के पास में है। इसका नाम है, और वो किसको गार्ड करती है? पाकिस्तान को, बॉर्डर को, और बांग्लादेश को। इसका अध्यक्ष रहने का मुझे सौभाग्य मिला। तो इसकी संख्या अभी है करीब 2.5 लाख, 2.5 लाख से ज्यादा है। एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 2,60,000, करीब 2 लाख, 2.5 लाख की संख्या है। 3.5 लाख और 2.5 लाख। अपने बॉर्डर कई स्टेट, कितने देशों के साथ अपना बॉर्डर? अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है या नहीं है? कितने किलोमीटर का है? बिल्कुल, आप बहुत ज्ञानी लोग हो आप। परंतु वो केवल पेपर पे है, आप जा नहीं सकते। बीच में कौन सा स्टेट आ जाता है? गिलगिट बाल्टिस्तान। बहुत अच्छी नॉलेज, लगता है आप तो आईएएस वाले बैठे हुए हैं। तो 1926 बैच के या 27 बैच के जो भी हैं। तो ये हुआ बीएसएफ। इसी तरह से एक फोर्स पहले थी, परंतु उसको और भी बड़ा किया हुआ है, असम राइफल। असम राइफल की हिस्ट्री थोड़ी बताने लायक है, बड़ी दिलचस्प है। अंग्रेज भारत में आए थे, वो तो हथियार लेकर नहीं आए थे, वो आए थे, व्यापारी थे। परंतु यहाँ व्यापार करने वाला भी आपने को भी देखा होगा आजकल बाउंसर रखते, मसलमैन रखते हैं। तो उनको क्यों? पैसा उगाने पड़ता है ना, कोई किसी को पैसा उधार दिया वापस दे ही नहीं रहा है, तो बाउंसर की जरूरत है। बाउंसर मत बनना। तो वो बाउंसर उन्होंने रखना शुरू किया। उसका नाम था कछार लेवी। लेवी का मतलब पैसे उगाना। इसका नया नाम है असम राइफल। कछार लेवी हिंदुस्तान की सबसे पुरानी फौज है या फोर्स है।
कछार एक एरिया है बांग्लादेश का, वो बांग्लादेश में चला गया, ये कलकत्ता के आसपास जो इलाका। कछार लेवी असम राइफल बनी, जो अभी कौन सा एरिया देख रही है? मणिपुर का, मणिपुर मिजोरम का, मणिपुर का ये देख रही है कछार, सॉरी असम राइफल देख। असम राइफल की संख्या भी करीब 1 लाख के आसपास में, थोड़ी कम है। एक नई संस्था और खड़ी की गई, एसएसबी। आप लोग बिहार के भी हैं, उत्तर प्रदेश की हैं, तो बिहार के बॉर्डर पे जो नेपाल बॉर्डर पे जो लगी हुई है, उसका नाम है सशस्त्र सीमा बल। तो उसका भी ये फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी। तो कौन सी फोर्स किस बॉर्डर को गार्ड करती है आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गई। और एक अपना जहाँ पे अटैक हुआ था 1962 में भी, और अभी भी डोकलाम, और अपनी सेना 50,000 की सेना उन्होंने अटका के रख दी है। वहाँ पे कौन सी पुलिस फोर्स गार्ड करती है? इंडो टिबेटन बॉर्डर, आईटीबीपी, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। तो ये करीब 5 बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज होगी। ठीक है, ध्यान रखिए, इसमें है अलग से आपके सब्जेक्ट में लिखा हुआ है, सिलेबस का भाग है। और ये करती क्या है वो अलग उसके लेक्चर होगा। ये अभी तो ये बताया कि ये 5 बड़ी बड़ी फोर्सेज हैं। इसके अलावा विशेष फोर्सेज क्रिएट की गई भारत सरकार के द्वारा, वो है एनएसजी, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये आतंकवाद की घटनाओं से जूझने के लिए एनएसजी बनाई गई। आपने देखा अक्षरधाम पे अटैक हुआ, 26/11 का अटैक बम्बई में हुआ, वो हमने ही भिजवाया था, उसके इमीडिएटली प्लेन में वहाँ पे वो बम्बई भिजवाया गया। और अब तो क्योंकि भिजाने में टाइम लगता है, तो भारत सरकार ने क्या किया है कि एनएसजी के कुछ यूनिट्स मुंबई में रख दिए हैं, चेन्नई में रख दिए हैं, और भी अहमदाबाद और कई जगह पे रख दिए गए, कलकत्ता में रख दिए गए। तो ये 26/11 के बाद में रखे गए। एक फोर्स और भी है, उसका नाम है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ। हालांकि रेलवे में 2 तरह की पुलिस होती है, एक का है नाम जीआरपी, एक होती है आरपीएफ। आरपीएफ भारत सरकार की है, जीआरपी उस स्टेट की होती है, जैसे उत्तर प्रदेश की जीआरपी और बिहार की जीआरपी, राजस्थान की जीआरपी। तो उसका भी ध्यान रखिए, इन दोनों में कि क्या क्या डिवीजन ऑफ वो है, वो भी जानना जरूरी है। आपके प्रश्न आ सकता है, इसके ऊपर आता है इसमें भी। और एक जो बनी है, आपने देखा होगा, भारत के 2 प्रधानमंत्री, एक सर्विंग प्रधानमंत्री और एक एक्स प्रधानमंत्री की हत्या हुई, तो उसके बाद में एक नई संस्था का गठन हुआ, उसका नाम है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो ये कुल मिला के आप देखेंगे करीब 5, 6, 7, 8 संस्थाएं खड़ी की गई, जो ये फोर्सेस हैं, क्योंकि इनके पास हथियार है, इनको बेस्ट ट्रेनिंग दी जाती है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाती है, इनका अलग मैंडेट है, इनके एक्ट्स बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं। और कानून के द्वारा भी भारत सरकार कंट्रोल करने की कोशिश करती है आंतरिक सुरक्षाओं को, और स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी कोशिश की है। जैसे कि संगठित अपराध को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मकोका नाम का एक कानून बनाया, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल एक्ट। उसको दिल्ली ने एज सच फॉलो किया। दिल्ली में मकोका लागू है, महाराष्ट्र में लागू है, गुजरात में गोकोका लागू है। ये गुजरात क्राइम कंट्रोल एक्ट, ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल एक्ट। राजस्थान ने भी कानून बना दिया है, पर अभी राष्ट्रपति से वो फाइनल एसेंट नहीं मिला है। और अब तो जो नए कानून बने हैं, आपने मालूम है 1 जुलाई से नए कानून फोर्स में आने वाले हैं। कल ही के पेपर में था, उसमें टेररिज्म को डिफाइन किया है, ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल को डिफाइन किया है। ये भी आपको जानना जरूरी है। तो ये भारत सरकार के और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा जो स्टेप्स लिए गए हैं, मेजर्स लिए गए हैं इंटरनल सिक्योरिटी को अच्छी तरह से रखने के लिए, तो ये इनके प्रयत्न थे। तो ये एक बड़े आउटलाइन मैंने आपको बताई है। कई इश्यूज़ के ऊपर अलग लेक्चर होना जरूरी है, और आशा है कि आप अब खुद ही इनमें काफ़ी गूगल करके देखेंगे। नए शब्द जो मैंने आपको बताए हैं, करीब 10 नए शब्द आपके होंगे। इंसर्जेंसी, मुझे जो याद है, इंसर्जेंसी आपको होगा। रिजोल्यूट, कोबरा में कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट मतलब मैंने सोच लिया मैं ये करूंगा। तो ये नए शब्द भी आप याद रखिए उसको।